हेलो दोस्तों, जेसी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम गुप्ता और आज IBPS PO 2020 और 2021 के लिए जिस टॉपिक का हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हमारे पास यहां पर होने वाला है पैरा जंबल्स। जी हां दोस्तों, पैरा जंबल्स से आप करीब 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन अपने पेपर में एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का आपके पेपर में ये क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप मेरे नहीं जुड़े हैं तो t.me/English by शुभम सर, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल से आप फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रोज़ इंग्लिश की फ्री PDF। साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलें, पैरा जंबल से रिलेटेड कुछ सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि ये सेशन आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए। चलें, क्वेश्चन में फटाफट से यहाँ पर रीड करता हूँ। उसका रीज़न यहाँ पर एक्चुअली ये है कि पैरा जंबल्स का जितना भी क्रक्स है और किस तरह से चीज़ें सॉल्व होती हैं मैं ऑलरेडी वहाँ पर बता चुका हूँ। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर यह है कि रीअरेंज द फॉलोइंग 7 सेंटेंसेस ABCDEFNG इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर क्या है कि भाई आपके पास 7 स्टेटमेंट आपको गिवन है और इन सातों स्टेटमेंट को आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में अरेंज करना है। चले, उसके पहले जो मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि भाई कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पैराग्राफ होता है, जब कभी भी कोई ऑथर कोई पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट लिखता है तो उसको लिखने की एक कला होती है। वो लिखने की कला बेसिकली क्या होती है, वो होती है PRE+P। ठीक है ना, और इसका ही एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेन आइडिया लिखा जाता है। मेन आइडिया मतलब कोई ना कोई पॉइंट लिखा जाता है, फिर डिटेल्स या उसके रीज़न यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है ना, पहले पॉइंट लिखा जाएगा फिर डिटेल्स या रीज़न दिए जाएंगे। देन फैक्ट, एग्जाम्पल या स्टोरी लिखी जाती है। क्या फैक्ट, एग्जाम्पल या स्टोरी वहाँ पे लिखी जाती है, क्यों? ताकि अपने रीज़न को जो ऑथर है वो सपोर्ट कर सके। देन फिर से पॉइंट लिखा जाता है। ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये पॉइंट होता है कंक्लूडिंग पॉइंट या रिजल्ट। चले, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। अब यहाँ पर देखें जो पैराजम्बल हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर 7 स्टेटमेंट्स मेरे पास गिवन है और ये 7 जितने भी स्टेटमेंट्स हैं फटाफट से एक बार आपको उसकी क्विक रीडिंग करनी है। ठीक है ना, जिस तरह से पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और हर पर्टिकुलर सेंटेंस का जो क्रक्स है, मतलब जो उसके पीछे लॉजिक छुपा है, उसका जो मेन वहाँ पर थीम है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस की, यहाँ पर वो आपको पकड़ना आना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले सिखा चुका हूँ, फिर भी अगर आपको इसमें और चीज़ों की ज़रूरत हो और प्रैक्टिस की ज़रूरत हो कि किस तरह से इन चीज़ों को पहचानते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पर एक सेशन लेके सारी की सारी चीज़ें दोबारा से समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे वहाँ पर लिख सकते हैं। ए वाला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ सोसाइटल इज अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी फंडेड इन अ लार्ज कंट्री थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल टैक्सेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेमेंट्स। उसने वो यहाँ पर ये बोला है कि भाई अगर आप बेनिफिट प्रोवाइड, हमको बेसिकली क्या करना चाहिए, एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत बड़ी एक जो कंट्री हो, वहाँ पर उस कंट्री को क्या करना चाहिए, वहाँ की जो औरतें हैं और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए। और ये बेसिकली क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बड़ा अगर नेशन है, कोई बड़ी एक कंट्री है, तो वो अपनी वहाँ की औरतों को और वहाँ के बच्चों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। ठीक है ना, और इसको करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इसको करने के लिए उनको क्या करना चाहिए कि भाई जनरल टैक्सेशन की एक बेसिकली एक स्कीम लानी चाहिए। मतलब क्योंकि जब टैक्स होगा तो उससे पैसा आएगा और उससे आप बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो, या आप वहाँ पर क्या कर सकते हो कि भाई वहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन भी लोगों का करा सकते हो। ठीक है ना, बी वाला पॉइंट आप यहाँ पे देखें, दिस शुड फर्दर लीड टू क्लोजर स्क्रूटिनी ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई इन सब चीज़ों से यहाँ पर क्या होगा, दिस शुड फर्दर लीड टू क्लोजर स्क्रूटिनी ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज वॉच करना किसी भी चीज़ को। ठीक है ना, क्लोजली वॉच करना। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि भाई जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो कितनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ वो वहाँ पर फेस करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में भी हमको जानने को मिलेगा। और ख़ासकर ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हु फॉल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनी वर्थ वाइल लेबर वेलफेयर मेजर्स। हमको ऐसे लोगों की तकलीफ़ के बारे में
जानने का मौका मिलेगा, जो किसी वेलफेयर स्कीम या किसी वेलफेयर मेज़र या कोई मतलब कोई सरकारी कोई मदद है उससे कोसों दूर हैं, उनकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टी है, इन सब चीज़ों को जानने का हमको मौका मिलेगा। सी वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, सी वाला पॉइंट क्या लिखा है, द एनहेंसमेंट ऑफ पेड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू 26 वीक्स फ्रॉम 12 इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जो पेड मैटरनिटी लीव है औरतों के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो 26 वीक कर दी गई है, कितने से, 12 वीक से, और ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। डी वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, द रिपोर्टेड मूव टू रेस्ट्रिक्ट इवन दिस मेगर बेनिफिट टू द फर्स्ट चाइल्ड फॉर बजटरी रीजंस इज अ रेट्रोग्रेड एंड मस्ट बी गिवन अप। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जब पहला बच्चा पैदा होता था उसको जो मामूली बेनिफिट बेसिकली दिए जाते थे उनको अब क्या कर दिया गया है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उनको बेसिकली बंद कर दिया गया है। तो ये एक ऐसा स्टेप है कि भाई ये एक नेगेटिव स्टेप है और इस स्टेप को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर ये बोल रहा है। ई वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, पॉजिटिव दो इट इज द अमेंडेड लॉ, मतलब कोई एक लॉ रहा होगा, ठीक है ना, उसके बारे में वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई एक पॉजिटिव लॉ था, ठीक है ना, लेकिन इससे क्या हो रहा है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू कवर ओनली 2 मिलियन वुमेन, अ स्मॉल सबसेट ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। मतलब बेसिकली कोई लॉ आया होगा, उसने कहा कि भाई ये पॉजिटिव तो है लेकिन इससे सिर्फ 2 मिलियन औरतों का ही फायदा हो रहा है, जो कि बहुत कम है, मतलब और ज़्यादा का यहाँ पर फायदा होना चाहिए। एफ देखें, फॉर मेनी पुअर मिलियंस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द ओनली सपोर्ट अवेलेबल इज अ स्मॉल कंडीशनल कैश बेनिफिट ऑफ ₹5000। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं जहाँ पर जो सपोर्ट अवेलेबल तो है लेकिन वो सपोर्ट बेसिकली कितना है, वो बहुत ही स्मॉल सा यहाँ पर सपोर्ट है, वो भी सिर्फ कितना, 5000 रुपये का, ठीक है ना। वो भी बेसिकली कब प्रोवाइड होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ऑफर्ड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि गरीब तबके के लोगों को वो ये बोल रहा है बेनिफिट नहीं मिलते, लेकिन बहुत स्मॉल सा बेनिफिट मिलता है 5000 रुपये का, वो भी कब, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान, वो भी किस चीज़ के अंतर्गत, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत। जी वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, इट इज़ कम्प्लीटली वेलकम दैट सच अ बेनिफिट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद एन अमेंडमेंट टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो वेलकम कर रहा है किसको, कि भाई एक कोई बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है, एक कोई किसी चीज़ से कुछ ना कुछ गेन हुआ है, वो भी किस चीज़ से, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। वो चीज़ कौन सी इंट्रोड्यूस हुई है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 है उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई जो 1961 का जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भाई ऑथर है वो इसको यहाँ पर वेलकम कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर हुआ होगा। तो इसका जितना भी क्रक्स था यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लॉजिकल अप्रोच हम लोग इस टाइप के पैराजम्बल्स में, क्योंकि इससे टफ पैराजम्बल नहीं आने वाला है, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मैं इसको फटाफट से 7 पार्ट्स में बांट लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, एक यहाँ पर 1 हो गया, एक यहाँ पर 2 हो गया, एक यहाँ पर 3 है, क्योंकि मेरे पास 7 स्टेटमेंट है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है ना। सिर्फ इसको करने का आप तरीका देखिएगा कि मैं इसको यहाँ पर किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले मुझे पहचानना है कि अगर मैंने फर्स्ट वाला मुझे स्टेटमेंट यहाँ पर पहचानना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको समझ में आ ही रही होंगी। अगर आप ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ोगे ना, आप सिर्फ लिंक देखना कि मैं लिंक किस तरह से यहाँ पर निकाल रहा हूँ। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ए वाला पॉइंट यहाँ पर देखो कि भाई ए वाला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको जनरल टैक्सेशन स्कीम भी लानी चाहिए और आपको बेसिकली क्या कराना चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी कराना चाहिए, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए, औरतों को और बच्चों को बेनिफिट देने के लिए आपको ये दोनों काम यहाँ पर कराने चाहिए। तो एक तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, ऑथर उस प्रॉब्लम का क्या दे रहा है, आपको सॉल्यूशन दे रहा है। पुराने वीडियोस में हमने आपको बताया सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्यूशन एक्चुअली में कंक्लूजन का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं, कंक्लूजन का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना भाई। कंक्लूजन कब आते हैं, सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो हमारे पास कंक्लूजन है, मैंने आपको बताया है जो कंक्लूडिंग पॉइंट होते हैं। भाई कंक्लूडिंग पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, ये तो सबसे आखिरी वाले पॉइंट होते हैं। तो ए वाला पॉइंट सबसे आखिरी वाला पॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, यहाँ पर वो कंक्लूजन दे रहा है, या और बेहतर तरीके से मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है।
अब बी वाला देखते हैं। अब मुझे ये पहचानना है भाई फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा। बी में यहाँ पे क्या लिखा है, दिस शुड फर्दर लीड टू क्लोजर स्क्रूटनी। भाई यहाँ पे दिस लिखा है ना, ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया है कि भाई दिस हो गया, दैट हो गया, दीस हो गया, दोस हो गया। अगर इनके बाद में कोई नाउन लिखा हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डिटर्मिनर हैं, अगर इनके बाद में कोई नाउन लिखा हो तो उस नाउन के बारे में पहले बता देना चाहिए। ठीक है ना, उस नाउन के बारे में पहले बता देना चाहिए, उसके बाद ही इन नाउन जो नाउन होते हैं उनका इस्तेमाल दिस दैट दीस दोस के साथ में किया जाता है। जब तक आप नाउन को पहले जस्टिफाई नहीं कर दोगे तब तक आप दिस दैट दीस दोस का प्रयोग नाउन के साथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चीज़ें पहले बताई हुई हैं, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सी वाला यहाँ पे देखें, द एनहेंसमेंट ऑफ पेड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर टू 26 वीक फ्रॉम 12 इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप। वो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई जो एनहेंसमेंट हुआ है मैटरनिटी पेड मैटरनिटी लीव में औरतों के लिए, ठीक है ना, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के 26 वीक से 26 वीक हो गया है 12 वीक से, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि भाई देखो इस पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट के बारे में वो यहाँ पर बता रहा है कि भाई जो एनहेंसमेंट हुआ है 12 से लेकर 26 वीक एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है ना, ये वो चीज़ वो यहाँ पर बता रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है, मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट है। डी देखें, द रिपोर्टेड मूव टू रिस्ट्रिक्ट इवन दिस मेगर बेनिफिट। भाई फिर से यहाँ पर देखो दिस लिखा है, अभी दिस इस्तेमाल किसके लिए किया गया नहीं पता, तो डी वाला भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बी तो हो ही नहीं रहा था। ई देखें, पॉजिटिव दो इट इज़ द अमेंडमेंट लॉ इज एक्सपेक्टेड टू कवर। अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर द अमेंडेड लॉ के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, द अमेंडेड लॉ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। भाई यहाँ पर वो ये बता रहा है कि अमेंडेड लॉ जो है वो एक पॉजिटिव है, वो बेसिकली किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का। ये मेरे पास पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। भाई पहले अमेंडेड लॉ के बारे में बताओ तो सही, पहले आपको अमेंडेड लॉ के बारे में बताना पड़ेगा ना। वो बेसिकली कहाँ बताया है, वो बताया है जी में, वो कहाँ बताया, पहले अमेंडेड लॉ के बारे में बताओ, उसके बाद में आप बताएंगे कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहले बताना पड़ेगा ना कि भाई कोई चीज़ आ रही है मार्केट में, मान के चलिए कोई एक कार आ रही है मार्केट में, वो कार यहाँ पे लॉन्च हो गई, जब तक आप उसे चलाएंगे नहीं, जब तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाएगी तब तक आप उसके मेरिट डीमेरिट कैसे बताएंगे। तो पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बताने तो दो, उसके बाद में आप बताइए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसलिए ई वाला भी हमारे पास पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एफ देखिए, फॉर मेनी पुअर मिलियंस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द ओनली सपोर्ट अवेलेबल इज अ स्मॉल कंडीशनल कैश बेनिफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ऑफर्ड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। फिर से वही बात है भाई, जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है ना, ठीक है ना, ये मैटरनिटी बेनिफिट ये जो बेसिकली प्रोग्राम है ना, ये आया कहाँ से, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से। तो पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बताने दीजिए, उसके बाद जा करके आप एफ और ई वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करिए। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम जो हमारे पास जो एक्ट है उससे जितने भी फ़ायदे वगैरह बेसिकली हो रहे हैं वो उनके बारे में बता रहा है। ई में भी बता रहा है, एफ में भी बता रहा है। तो पहले उसको इंट्रोड्यूस तो करने दो, उसके बारे में बताने तो दो कि भाई ऐसी कोई चीज़ आई है, उसके बाद में आप उसके नफ़ा नुकसान बताइए। तो ई और एफ भी पहला नहीं हो सकता। जी में क्या लिखा है, इट इज़ कम्प्लीटली वेलकम। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, इट लिखा है। भाई इट तो आपके पास प्रोनाउन है ना, इट क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो तभी आएगा जब कोई नाउन का इस्तेमाल कर लिया होगा। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ मेरे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ मेरे पास सी। ठीक है ना, सी हुआ, जहाँ पर ये बताया गया कि भाई ये जो लीव के बारे में बात हो रही है, ये जो 12 से लेकर के ये जो 12 से लेकर के 26 वीक की जो लीव है ना, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। कैसा स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप। वो यहाँ पर ये बता रहा है क्योंकि दूसरा कोई स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा है हमारे पास। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जो मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट है ना, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ बी लिख रहा हूँ। क्यों बी यहाँ पर मैं बेसिकली क्यों लिख रहा हूँ, बी में यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर क्या बता रहा है बी में, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ में आया, पूरा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। पहले काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, कॉन्टेक्स्ट किस तरह से निकालते हैं, मेन आइडिया किस तरह बेसिकली निकालते हैं। ठीक है ना, दिस शुड फर्दर लीड टू क्लोजर स्क्रूटिनी टू द difficulties faced by the unorganized workers who fall beyond the scope of any worthwhile labor welfare measures। वो यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि दिस शुड फर्दर लीड टू क्लोजर स्क्रूटिनी ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हु फॉल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनी वर्थवाइल लेबर
वेलफेयर मेजर्स, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ये एक स्टेप जो है ना जो आपने लिया है, एक्चुअली जो बी वाला है ना वो सी वाले का एक्सटेंशन है। वो क्या है, वो सी वाले का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्यों बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपने किया है ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और इससे एक काम और होगा। ये जो स्टेप आपने लिया है ना इससे एक काम और हो जाएगा। वो दूसरा काम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं ये किस टाइप की डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं ये भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो जो बी वाला है ना ये सी वाले का क्या है, ये उसका एक्सटेंशन है। अब देखिए ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों के दोनों बेसिकली जो पॉइंट हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर जी। वो यहाँ पर मालूम है जी में है, बेसिकली यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जी यहाँ पर क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली वेलकम दैट सच अ बेनिफिट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विथ एन अमेंडमेंट टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये जो जी वाला है ना वो ये बता रहा है कि भाई ये जो दोनों स्टेप लिए गए हैं सी में और बी वाले में, ये वेलकम स्टेप हैं। ये वेलकम स्टेप हैं क्योंकि ये जो 1961 जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, ये जो 1961 का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये उसमें क्या है बेसिकली चेंजेस हैं और हम इनको वेलकम करते हैं। पहले कोई चीज़ आएगी तभी जाकर के आप उसका वेलकम करोगे ना, पहले आने तो दो। तो उसने फर्स्ट में और सेकंड में मतलब उसने सी और बी में बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें आई हैं, कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, और वो इन दोनों को यहाँ पर क्या कर रहा है, सी वाले में वेलकम कर रहा है कि ये दोनों के दोनों स्टेप हैं। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है उसमें जो चेंजेस हुए हैं ना, ये बेसिकली जो पॉइंट हैं ये दोनों वो हैं और हम इसको वेलकम करते हैं। ये उसने जी वाले में यहाँ पर बोला है। अब फोर्थ वाला मेरे पास पॉइंट क्या होना चाहिए, मैंने आपको बेसिकली बताया था, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे बात मेरी ध्यान दी हो, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली वेलकम। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक का अपना कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें बेहतर समझा सकूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लिंक पकड़ते कैसे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है जी वाले में, यहाँ पर वेलकम लिखा है, इट इज़ कम्प्लीटली वेलकम। अब देखो ई वाले में और एफ वाले में यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जी वाले में क्या लिखा है, विथ एन अमेंडमेंट टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है ना। ये जो अमेंडमेंट शब्द यहाँ पे लिखा है ना कि इस एक्ट में क्या हो गया, चेंजेस हो गए। अमेंडमेंट करना मतलब चेंजेस करना। ये अमेंडमेंट यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंशन है मेरे ई वाले स्टेटमेंट। ये जो ई है ना ये मेरे पास एक्सटेंशन है जी वाले का। जो ई यहाँ पर है ना वो जी वाले का एक्सटेंशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा शब्द देख लिया, अमेंडमेंट देख लिया। यहाँ पर मैंने क्या देख लिया, अमेंडेड लिख दिया। यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ और यहाँ पर ये उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम लिखा है। भाई वेलकम करना एक पॉजिटिव शब्द है और यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, इसलिए ई वाला क्या हो गया, ई वाला जी वाले का एक्सटेंशन हो गया। बात आपको यहाँ पर समझ में आई। वो यहाँ पर क्या बोल रहा है बेसिकली ई वाले में कि भाई पॉजिटिव दो इट इज़ द अमेंडेड लॉ इज एक्सपेक्टेड टू कवर ओनली 2 मिलियन वुमेन, अ स्मॉल सबसेट ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो जी वाला है ना, जी वाले से एफ बी कनेक्टेड है और जी वाले से ई बी कनेक्टेड है, ठीक है ना। मतलब जी वाले के बाद में एफ बी आना चाहिए, सॉरी ई बी आना चाहिए और एफ बी आना चाहिए। जी के बाद में ई तो यहाँ पर आ गया क्योंकि ई क्या है, जी वाले का एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर अमेंडेड लिखा था और यहाँ पर क्या लिखा था, अमेंडेड लॉ लिखा था, जस्ट इसी का एक्सटेंशन था यहाँ पर। अब क्योंकि एफ वाला आप किसके बाद में आना चाहिए भाई, इसको जी के बाद में ही आना चाहिए था, जी के बाद में ई और एफ आने चाहिए थे, क्योंकि दोनों में एक ही बात करी गई थी, ठीक है ना, पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर बेसिकली कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ वाला। एफ वाले में यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर मेनी पुअर मिलियंस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द ओनली सपोर्ट अवेलेबल इज अ स्मॉल कंडीशनल कैश बेनिफिट ऑफ 5000। वो यहाँ पर बेसिकली मालूम है क्या बोल रहा है, यहाँ पर वो ये बोल रहा है बेनिफिट तो होता है लेकिन वो क्या है, एक स्मॉल कैश है, स्मॉल बेनिफिट है। कितने रुपए का, 5000 रुपये का, ठीक है ना। एफ वाला तो आना है जी के बाद, क्योंकि वो क्या है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कस हो रहा है जो कि जी से लिंक है, पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर वो बेसिकली क्या बता रहा है, एफ वाले में क्या बता रहा है कि भाई बहुत ही स्मॉल बेनिफिट हो रहा है, बहुत ही स्मॉल बेनिफिट हो रहा है 5000 रुपीज़ का, ठीक है ना। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला हमारे पास कौन सा होगा। सिक्स्थ वाला वैसे भी हमारे पास डी बच रहा है, डी वाला क्या सिक्स्थ वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। द रिपोर्टेड मूव टू रिस्ट्रिक्ट इवन दिस मीगर बेनिफिट। भाई मीगर का मतलब क्या होता है, मामूली या बहुत छोटा सा, मामूली या बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल। यहाँ पे देखो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, स्मॉल कैश बेनिफिट।
ठीक है ना। और यहाँ पे देखो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रिपोर्टेड मूव टू रिस्ट्रिक्ट इवन दिस मीगर बेनिफिट। ये जो दिस यहाँ पे मालूम किसके लिए लिखा गया है, यहाँ पे ये दिस लिखा गया है 5,000 रुपये के लिए। अब आपको समझ में आया कि एफ़ के बाद में डी क्यों आया, क्योंकि डी में एफ़ में यहाँ पर बता दिया 5,000, और यहाँ पर 5,000 के लिए डी में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहले हमारे पास सी आ गया, फिर बी आया, फिर जी आया, फिर ई आया, फिर एफ आया, फिर डी आया, फिर देन ए आ गया। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ढूंढ लीजिए, देख लीजिए कि कौन से पॉइंट में कंक्लूजन है, फिर लिंक मिलाते हुए बेसिकली आपको यहाँ पर चलना है। और लिंक इस तरह से हम लोग कैसे मिला पाएंगे, जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो काम नहीं करेंगी। जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि मेन आइडिया किस तरह से पहचानते हैं, उसी तरह से आप लिंक को यहाँ पर अपने एंड से जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, भाई थर्ड वाला हमारे पास जी वाला स्टेटमेंट है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मालूम है भाई सी वाला स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेवन्थ स्टेटमेंट मतलब आखिरी स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है, तो वो है ए वाला, ठीक है ना। सिक्स्थ स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है, तो सिक्स्थ स्टेटमेंट है मेरे पास यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट, मेरे पास सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट। तो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।